हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जितना हम पहले कर चुके हैं आपने वो सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो क्या किया था? हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो एडजस्टमेंट्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, येस और नो, राइट? उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे और क्वेश्चंस भी हम आगे करने वाले हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो दूसरा वाला टाइप था, पहला टाइप कौन सा था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो हमने कवर कर लिया है। आज हम उसका सेकंड टाइप जो कि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये मेथड क्या कहता है, इससे गुडविल कैसे निकालेंगे, सब कुछ समझेंगे आज की क्लास में। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि भाई जब हमारे पास एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था तो ये नए मेथड की ज़रूरत क्या है? अच्छा खासा मेथड है, उससे गुडविल निकल रही है, तो ये वाला मेथड क्यों आया है? भाई ध्यान से सुनो, ठीक है? मान लेते हैं कि ये आपको मान लो ईयर गिवन है। क्या गिवन है आपको? ईयर गिवन है। दिस इज 2018। 2018 का मतलब क्या है? 31 मार्च 2018। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2019, 2020। 3 साल लेते हैं, हमें समझना है तो 3 साल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको गिवन है प्रॉफिट्स। क्या गिवन है आपको? प्रॉफिट्स। अब देखो, मान लेते हैं कि 2018 में आपको लॉस हुआ था कितने का? लेट्स से 50,000 का। कितने का लॉस हुआ था? 50,000 का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 19 में आपने मेहनत करी और आपको प्रॉफिट हो गया कितने का? 1,20,000 का। चलो बहुत बढ़िया, राइट? और उसके लास्ट ईयर में, अभी लास्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 1,40,000 का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,40,000 का। मान लेते हैं कि अभी कोई एडजस्टमेंट्स आपको गिवन नहीं है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट का टोटल करोगे। 1,40,000 प्लस 1,20,000 2,60,000 माइनस 50 2,10,000। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 2,10,000। तो मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकालोगे आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 2,10,000, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 3। 3 साल है तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 70,000। कितना आ गया है? 70,000। तो 70,000 आ गया। अब मेरी बात ना जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, एवरेज प्रॉफिट 70,000, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिजनेस ऑन एन एवरेज 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करता है, हाँ या ना? इसका मतलब यही है। तो जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो आप क्या मानते हो कि फ्यूचर में भी 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको अर्न होने वाला है? हमने गुडविल में क्या समझा था कि गुडविल का मतलब क्या है कि पिछले पास्ट एफर्ट्स की वजह से, जो आपने पहले बहुत मेहनत करी है, उसकी वजह से आप फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, हाँ या ना? तभी उसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आप ऑन एन एवरेज अर्न करते हो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने साल तक उस प्रॉफिट को आप मेंटेन कर सकते हो। यस और नो? यही मतलब था। तो मतलब इसका ये हो गया कि देखो, ये 70,000, तो आप यही कह रहे हो ना कि बिजनेस ऑन एन एवरेज 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करेगा इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले कुछ सालों में, यही बोल रहे हो। अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी जो रिसेंटली साल गया है, जो रिसेंटली अभी साल खत्म हुआ, वो कौन सा है? 31 मार्च 2020 मान लो, ठीक है। कितना प्रॉफिट अर्न किया? 1,40,000। कितना अर्न किया? 1,40,000। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर एक बिजनेस ने 1,40,000 अभी रीसेंट ईयर में अर्न किया है, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे उस बिजनेस से कि भाई आने वाले सालों में या तो अराउंड 140 अर्न करेगा या इससे ज़्यादा करेगा। बोलो हाँ या ना? अगर आप इस बिजनेस को देखो तो इसको पहले 50,000 का लॉस हुआ, फिर उससे 1,20,000 को इसको प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड। फिर 140 का, इसका मतलब क्या है कि इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ या ना? आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड है ना एक, कि भाई प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। मुझे एक बात बताओ, अगर रिसेंटली आपने 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्या आप ये मानोगे कि भाई अगले साल आप ऑन एन एवरेज 70,000 अर्न करोगे? आप यही तो मान रहे हो। देखो, अगर हमें गुडविल निकालनी होती है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बोलो हाँ? बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन की थी कि भाई गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, कितना ऑन एन एवरेज आप कमा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय कितने सालों के लिए वो प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ये सुनो, आपकी क्या आती है? बिजनेस की गुडविल। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सोचो, आप तो क्या बोल रहे हो कि आप ऑन एन एवरेज 70,000 अर्न कर रहे हो, मतलब आगे आने वाले 2, 3, 4 साल जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा, आने वाले 2, 3, 4 सालों में आप 70,000 अर्न करोगे ऑन एन एवरेज। क्या ये सही है? अब खुद बताओ, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि भाई आपने रिसेंटली 1,40,000 अर्न किया है।
हाँ या ना। तो ये 70,000 क्यों आ रहा है? ये इसीलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि आपने इन तीनों साल को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। आपने तीनों साल का टोटल किया, उसको डिवाइड कर दिया 3 से, मतलब तीनों साल में इक्वल इंपॉर्टेंस गई है। जो वेट गया है, जो वेटेज गई है वो इक्वल गई है कि भाई -50,000 प्लस 120 प्लस 140, तो तीनों को आपने ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दी है। ऐसा तो आपने कहीं नहीं लिखा कि भाई क्योंकि आपने रिसेंटली 1,40,000 अर्न करे हैं तो उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दूँ। हाँ या ना, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो फॉर्मूला आप रट लोगे दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब तक उस फॉर्मूले के पीछे की कहानी नहीं समझोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या बोला कि एवरेज प्रॉफिट में क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। देखो एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है कि आप तीनों साल का टोटल कर लेते हो, तीनों साल का आप क्या करते हो टोटल, और डिवाइड करते हो नंबर ऑफ ईयर से। तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई 3 साल पहले जो आपने प्रॉफिट अर्न किया था उसको भी आप उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हाँ या ना, और जो अभी रिसेंटली आपने अर्न किया है उसको भी इंपॉर्टेंस उतनी दे रहे हो। तो गलत हो रहा है ना। सही क्या होना चाहिए, खुद सोचो। सही ये होना चाहिए कि भाई जो अभी रिसेंटली अर्न किया है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। भाई 1,40,000 रुपीज़ आपने अभी कमाया है पिछले साल, तो भाई उतना ही अमाउंट अर्न करने का आपका एस्टिमेशन होना चाहिए कि भाई अराउंड उतना ही पैसा मैं अभी आने वाले साल में कमाऊंगा। लेकिन नहीं, आप तो क्या कर रहे हो, आप तीनों साल को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो अगर मैं बात करूं ये -50,000 की, मुझे इसको कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, 1,20,000 को ज़्यादा और 1,40,000 को सबसे ज़्यादा, हाँ या ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और उसी दिक्कत को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड बना जो कि था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कब होना चाहिए? जब आपको एक ट्रेंड शो हो रहा हो। क्या शो हो रहा हो? ट्रेंड। थियोरी का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है कि भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब सूटेबल है, कब यूज करना चाहिए? या तो जब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। अब बच्चों को समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। ट्रेंड का मतलब क्या है कि अगर आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हर साल ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज अ ट्रेंड। यस और नो? अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर डिक्रीज ही हो रहे हैं, ये भी क्या है? ट्रेंड है। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या आपको ट्रेंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है कि भाई -50 से 120 प्रॉफिट इंक्रीज हुए, 120 से 140 क्या हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ है? वहां सूटेबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मान लेते कि भाई इस 1,40,000 की जगह अगर मेरी बात सुनो, अगर होता 60,000, क्या होता? 60,000। अब कोई ट्रेंड ही नहीं है भाई, -50 से आप किस पे गए? 120 पे, फिर नीचे गिर गए 60 पे। तो अब कौन से साल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ज्यादा वेट दोगे, कैसे डिसाइड करोगे? नहीं कर पाओगे ना कि भाई पहले लॉस था, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फिर कम प्रॉफिट हुआ। कौन से साल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए क्या बोला गया कि एक ट्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ट्रेंड होना चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, वहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट सूटेबल होता है। अब कई बार आपको क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको ट्रेंड नहीं दिख रहा होगा। अब देखो यार, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि भाई इस क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये मत कर देना वहां पे, ठीक है? तो अगर वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दें और उसमें ट्रेंड नहीं है तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, वो आपको सॉल्व करना ही है। लेकिन सूटेबल कहाँ पे, वो मैंने आपको बता दिया कि जब ट्रेंड होता है, राइट? अब सॉल्व करना कैसे है उस पे आते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, राइट? कि भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है। अब तो सॉल्व करना है, सॉल्व तो सब बच्चे कर लेते हैं। देखो अब क्या होगा, अब क्वेश्चन आपको वेट्स, क्या बोला मैंने? वेट्स का कुछ मतलब नहीं है, वेट्स का मतलब है इंपॉर्टेंस, है ना, कि आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो आपको वो क्वेश्चन में वेट्स देगा कि कौन से साल के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देना है, कौन से ईयर के प्रॉफिट को कम वेट देना है। जैसे ये 2018 है तो इसको कम मिलना चाहिए, तो लेट्स से इसको एक नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3। तो ये 1 2 3 क्या है कि भाई 1 मतलब वेट कम दिया, 2 मतलब पहले वाले से ज्यादा, 3 मतलब सबसे ज्यादा, हाँ या ना। जो रीसेंट वाला प्रॉफिट होगा उसमें हमेशा आपको वेट ज्यादा ही दिया जाएगा, राइट? अब कैसे करना है, अब आपको निकालना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि वेट्स कंसिडर करने के बाद प्रॉफिट कितना आता है। मतलब 50,000 का लॉस था, वेट आपने दिया 1, तो वेटेड प्रॉफिट इज 50,000 ओनली। कैसे निकाला सर? प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से।
जो आपका प्रॉफिट है उसको उसकी इंपॉर्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड प्रॉफिट। जैसे 1,20,000 है तो कितना वेट दे रहे हो आप, 2, तो इसका वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया, 2,40,000। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 1,40,000 है, इसको सबसे ज़्यादा वेट मिला 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4,20,000। आई होप मैंने ठीक किया है। अच्छा ठीक है, गलत किया कैलकुलेशन तो समझ लेना, ठीक है। हाँ जी, 4,20,000 प्लस 240 माइनस 50, ये आ रहा है 6,10,000। 6,10,000 क्या है, 6,10,000 इज टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। जैसे ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स का टोटल है, ये आपके वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया। अब आपको निकालना क्या है, सुनो, बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। देखो आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। नॉर्मल सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका फॉर्मूला क्या है कि जो आपने टोटल किया वेटेड प्रॉफिट का, टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, टोटल वेटेड प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया। अब क्या हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, नहीं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या किया है, उन ईयर्स को वेट दिया है। क्या दिया है, वेट दिया है। तो अब हमें वेट जो आपने दिया है उसका टोटल लेना है, मतलब 3 + 2 + 1 6। तो हमें किसका लेना है, टोटल ऑफ वेट्स। आपने वेट्स कितने दिए, टोटल ऑफ वेट्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, राइट, टोटल ऑफ वेट्स। ओके ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मूला आपके पास है, देखो ध्यान से, 6,10,000 है टोटल वेटेड प्रॉफिट, और टोटल वेट कितना है, 6, टोटल वेट इज 6। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, आई होप ये डेसिमल में ना आ जाए, डेसिमल में आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1,01,667। राउंड ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1,01,667, यही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, 667, राइट, ठीक है। दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आई। उसके बाद तो बस आपको क्या निकालनी है, गुडविल। अब तो सब कुछ सेम है। क्या सेम है, गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला तो सेम है। जैसे उसमें फॉर्मूला क्या था कि भाई एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट की जगह है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो भी आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, सिंपल सा टॉपिक है। फटाफट से एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट्स आ सकती है, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, राइट। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो फटाफट से करेंगे। देखो, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर ऑल द लास्ट 5 ईयर्स ओवर। आपको क्या कर रखा है, आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स ऑफ 18, 19, 20, 21, 22। तो बहुत सिंपल है कि इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे ईयर्स आ रहे हैं वैसे वैसे वेट दिए। सबसे लास्ट ईयर को कम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हमें क्या करना है, हमें फटाफट से एक टेबल बनानी है। यहाँ मैं लिखता हूँ आंसर, राइट, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिख सकते हो कि गुडविल क्या है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू जो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। देखो NYP इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये सिर्फ मैं लिख सकता हूँ, आपको कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट। मैं वर्किंग नोट में दिखाऊंगा कि मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो देखो देखो, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ईयर, आपको ईयर दे रखे, ईयर एंडेड, ईयर हमने यहाँ लिखा 2017, 18। जल्दी से, ठीक है, मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है, देखना नहीं है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला। 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 और हमारा लास्ट ईयर है 21, 22। 5 साल है। ओहो, बहुत सारे साल दे दिए इन्होंने, ठीक है। और फिर आपको जो प्रॉफिट्स दे रखा है, ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स फटाफट से लिखो, प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है, 20, 24,000, 30,000, 20, 24,000, उसके बाद 30,000। अच्छा चलो ठीक है, देन 25 और 18, 25 और 18, ओके 25 एंड देन 18। क्लियर है ये बात, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद वेट्स आपको दे रखे हैं इसमें वेट्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेट्स,
इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस नॉर्मली आपको कैसे गिवन होती है कि जो सबसे लास्ट ईयर है उसको कम, फिर ज़्यादा 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 सबसे ज़्यादा, 1 2 3, और ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने खुद से एज्यूम नहीं करी है, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ अलग भी गिवन हो, तो ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट, हमें निकालना है वेटेड प्रॉफिट, जो कि बहुत आसान है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। देखो ऑलराइट, सो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है वेट से, और आपका क्या निकल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसमें आपने इंपॉर्टेंस साथ में अटैच कर दी है। तो देखो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 20,000, ओहो हो, ये तो बहुत मुश्किल था। उसके बाद 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 48,000, ठीक है ठीक है ठीक है। 30 इंटू 3, 90,000, इतना आसान है राइट। 25 इंटू 4, 1 लाख, बहुत बढ़िया। एंड देन 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 90,000। क्या करेंगे, जल्दी से इन सब का करेंगे टोटल, 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, 348। मैं कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, बाकी मुझे कैलकुलेशन करने आती है। 3,48,000 कितना हो गया, 3,48,000, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है कि वेट्स का टोटल कितना है। वेटेड प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना है, वेट्स के टोटल से। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 2 14 और 1 15, राइट। हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ खास है ही नहीं। इसके फॉर्मूला क्या था, जो आपका वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,48,000। इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 23,200 रुपीज़, 23,200 रुपीज़, राइट। 23,200 आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल जो आपने ऊपर लिखी थी निकाल लेते हैं, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 23,200। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो ध्यान से दे रखा है 3 ईयर्स परचेज, 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और आपकी गुडविल आपके सामने है 69,600, 69,600 आ गई आपकी गुडविल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इजी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये तो हो गया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब जो आपको जो प्रॉफिट्स होते हैं, राइट, जैसे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी सीखा था कि अगर एडजस्टमेंट्स गिवन है तो आपको क्या कैलकुलेट करना होता था, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, याद है ना आपको, भूल तो नहीं गए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। यहाँ पे भी आपको वैसे करना होगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई नो बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी आसान है, ट्रस्ट में। देखो अब आपको क्या बोला गया, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी मान लो, महेश एंड सुरेश दे आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट नरेश इनटू पार्टनरशिप, दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है आपका, 3, ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, टेकिंग प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट लेना है। दे असाइंड वेट्स फ्रॉम 1 to 5 बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स। इसका मतलब वही है कि स्टार्टिंग से 1 to 5 पे आपको जाना है, 1 2 3 4 5। आपको प्रॉफिट 5 साल के गिवन है, और आपको क्या बोला, स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है कि जब आपने क्या किया, पिछले कुछ सालों की बुक्स चेक करी, इंस्पेक्शन करी, स्क्रूटनी का मतलब क्या है कि उसको चेक करना, देखना कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है। आपको पता चला कि कुछ मिस्टेक्स है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, और वो आपको 3 एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप एवरेज प्रॉफिट में निकालते थे, आपको क्या लेना होता था, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का आप एवरेज लेते थे, यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है, कुछ अलग नहीं है। देखो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो आपके प्रॉफिट्स आएंगे ना, उनको आपको वेट्स देना है, और ये जो प्रॉफिट्स है, देखो कौन से प्रॉफिट्स, ये वाले प्रॉफिट्स, दिस प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कौन से होने चाहिए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होने चाहिए। तो अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले आप उस एडजस्टमेंट को करोगे, प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, और फिर आप ये वेट वाला सिस्टम करोगे। देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका फॉर्मेट ध्यान से देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, सबसे पहले आप प्रॉफिट्स को लिखते थे 2014-15, 5 साल के प्रॉफिट है, लिखो भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट्स 14, 15, 15, 16। इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट भी हो सकते हैं, आप वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2016, 17, 17, 18, और हमारा लास्ट में आ जाएगा 18, 19। 5 साल दे रखे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका जो आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट्स आपको कौन से गिवन है, देखो ध्यान से देखो, 1,25,000 ये हम लिख सकते हैं, 1,25,000 बिल्कुल सही। इसके बाद है 1,40,000, द नेक्स्ट वन इज 1,20,000,
55,000 और 2,57,000, 2,57,000 करेक्ट। अब जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, तो अगर आप नोटिस करोगे सिंपल एवरेज और यहाँ पे कुछ डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस बस क्या होगा, एक एडिशनल स्टेप ऐड हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। अब आपको करनी है एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो जो ये पहली एडजस्टमेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ सेकंड हैंड मशीन वॉज परचेज फॉर ₹5 लाख ऑन 1 जुलाई 2017। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, जो एडजस्टमेंट आपको गिवन है आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से ईयर की गिवन है। कई बार ऐसा होता है कि आप गलत ईयर में एडजस्टमेंट कर देते हो और आंसर गलत आता है। देखो यहाँ लिखा है 1 जुलाई 2017, तो कौन सा ईयर हो गया, 17-18, तो ये इस ईयर की बात कर रहा है, ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। इसके बाद क्या है, एंड ₹1 लाख वर स्पेंट टू मेक इट ऑपरेशनल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है कि आपने 5 लाख रुपीज़ की एक मशीन खरीदी है और 1 लाख रुपीज़ का आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया सो दैट आप उस मशीन को यूज़ कर सको। तो अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट 11th के याद है, तो ये 1 लाख रुपीज़ आप क्या करते हो, ये 1 लाख रुपीज़ भी आप मशीन में ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, ठीक है, तो जब तक वो फिक्स्ड एसेट रेडी टू यूज़ नहीं होता, जब तक वो आप यूज करने लायक उसको नहीं बनाते, तब तक जितना भी एक्सपेंडिचर आप उस फिक्स्ड एसेट के लिए खर्च करोगे वो सब उस फिक्स्ड एसेट में ही ऐड होता है। आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, लेकिन अभी आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, पहले आपको कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कुछ करना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपीज़ का आपने एक्सपेंडिचर किया, अब आप उसको यूज कर सकते हो, तो 1 लाख रुपीज़ आप उस मशीन में ही ऐड करते हो। याद आ गया? तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये भी कहाँ जाना चाहिए था, मशीन में ही, तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेन पॉइंट क्या है कि 1 लाख भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपसे गलती क्या हो गई है, ₹1 लाख वर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। आपने गलती क्या कर दी, आपने इसको रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया। क्या ये रिपेयर है? नहीं। 1 लाख रुपीज़ क्योंकि आपने मशीन को रेडी टू यूज़ बनाने के लिए किया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहली गलती तो आपसे ये हुई। देखो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो कहाँ जाता है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने 2017-18 में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आपने डेबिट कर दिए होंगे, 1 लाख रुपीज़ आपने प्रॉफिट में से कम कर दिए होंगे। बोलो हाँ या ना। अगर आपने उसको रिपेयर्स मान लिया है तो आपने क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट में से कम कर दिया होगा, लेकिन क्या वो कम होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना ही नहीं था, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाना था। तो पहली गलती आपने क्या करी, प्रॉफिट में से कम करने की। ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको ऐड बैक करूंगा। इसको ठीक करें, देखो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ ऐड, ठीक है। ऐड में आप थोड़ा सा अगर लिखना चाहो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो आप लिख सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly treated as revenue लिखना है, ठीक है, अच्छा रहेगा, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगी। तो आपने 17-18 में क्या किया, 1 लाख रुपीज़ ऐड कर दिया। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो क्या हुआ, जब आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला कि 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है जिसमें गलती हुई है, ठीक है। देखो 5 लाख रुपीज़ की वो बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है 1 लाख रुपीज़ की। इसका मतलब 5 लाख रुपीज़ का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हुआ है, जो भी गलती हुई है 1 लाख रुपीज़ में हुई है, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ को आपने क्या मान लिया, रिपेयर्स, आपने इसको रिपेयर्स मान लिया, जबकि ये था क्या, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब मशीन में जाना चाहिए था, ये मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। तो इसमें आपने क्या किया, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, करेक्ट है। लेकिन आपका सही ट्रीटमेंट क्या था कि इस मशीन पे आपको लगाना चाहिए था डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ, ये सुनो, लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था दोस्तों? बिल्कुल लगाना चाहिए था। जब आपने एक एक्सपेंडिचर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर आप क्या लगाते हो, डेप्रिसिएशन। लेकिन क्योंकि आपने इसको मान लिया है, क्या मान लिया आपने इसको, आपने मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा? नहीं लगाया होगा ना, तो लगाओ। ये सुनो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से तो हटा दिया, आपने इसको ऐड कर दिया, तो ये गलती तो ठीक हो गई। अरे लेकिन सही ट्रीटमेंट क्या था कि इस पे लगना चाहिए था डेप्रिसिएशन, लेकिन आपने नहीं लगाया, तो लगाओ ना। बात समझ में आ गई? तो जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
ये बात तो सबको पता है। आई होप आपने मेरी एवरेज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट वाली वीडियो देखी है, ठीक है। मैंने एक ही वीडियो में अराउंड 48-50 मिनट्स में मैंने ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको समझाई हुई है। वन वीडियो सारी एडजस्टमेंट्स, प्लीज़ उसको देख लेना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन आप कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बस, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या बोला गया? मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम WDV मेथड, ये सुनो। तो अगर मैं 17-18 की बात करता हूँ, किसकी बात करूंगा? 17-18 की। तो 17-18 में लगना चाहिए था डेप्रिसिएशन। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपीज़ में कोई गलती नहीं हुई है, गलती 1 लाख रुपीज़ में हुई है। तो 1 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन जो आपने नहीं लगाया, उसको लगाना है, बिल्कुल लगाना है। 1 लाख का 20%। अब पूरे साल का नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आपने कब खरीदी है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई का मतलब क्या हो गया कि अप्रैल मई जून ये 3 महीने तो चले गए। 1 जुलाई को खरीदी है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने होते हैं, तो आप लगाओगे डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में समझा दिया है। 1 लाख का 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 15,000। तो आपको क्या करना है? आपको 17-18 में से अब माइनस करना है डेप्रिसिएशन। यहाँ आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। 17-18 में से आप 15,000 माइनस कर दोगे? हाँ जी, कर दोगे। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। 18-19 में क्या आपने इस मशीन को यूज़ नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, ये सुनो। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी समझाई है कि जिस ईयर में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर रहे हो, उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी, आगे आने वाले सालों में भी आपको क्या करनी होती है? उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। क्यों? क्योंकि 18-19 में भी तो आपने मशीनरी यूज़ की होगी, तो 18-19 में भी तो आपको लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो 18-19 का जो डेप्रिसिएशन है दोस्तों, 2018-19। अब क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहता है कि जो मशीन की कॉस्ट है कितनी? 1 लाख। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 लाख का बिल्कुल सही हुआ है, जो भी हुआ है उसको भूल जाओ। 1 लाख की कॉस्ट माइनस 15,000 का डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी लगा चुके हो, तो अब मशीन कितने की बची है? 85,000 की। तो इसका डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 20%, और ये लगेगा पूरे साल के लिए, क्योंकि भाई 18-19 में तो आपने पूरे साल यूज़ करी है। तो 85,000 का 20% हो गया 17,000। बस आपको यहाँ से 17,000 भी माइनस करना है। ऐसी एडजस्टमेंट हमने पहले भी करी, अगर आपको याद हो। क्लियर हो गया? एडजस्टमेंट खत्म, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। मतलब कौन सा ईयर? अगेन ये वाला ईयर, 17-18 वाला ही। वॉज अंडर वैल्यूड बाई 50,000। मैंने आपको इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताया था कि एज्यूम कर लो क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है और ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंस है, ये मान के चलो, ठीक है। अगर इनकम को अंडर वैल्यू किया है, अंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू कम दिखाई है। अंडर मतलब कम, वैल्यू मतलब वैल्यू। आपने क्या किया है? उसकी वैल्यू को कम दिखाया है, तो भाई ठीक करने के लिए क्या करोगे? बढ़ा दोगे। आपने अपनी इनकम 50,000 से कम दिखाई है, तो बढ़ा दो ना। तो बस प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड करना है। अंडर वैल्यूड का मतलब सिंपल सा है कि आपने कम दिखा रखी है, ठीक करने के लिए बढ़ानी है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम कम दिखाना, ठीक करने के लिए बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 50,000। कौन से ईयर में? 17-18 में। अब यहीं पे खत्म नहीं होता, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? बोलो फटाफट से। याद आ रहा है कि भाई एक साल का क्लोजिंग स्टॉक 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक 18-19 का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में समझा रखी है, एक वीडियो में सब कुछ। प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या बनता है? 18-19 का ओपनिंग स्टॉक बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपने 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया अंडर वैल्यूड, मतलब कम, आपने 18-19 का ओपनिंग स्टॉक भी कम दिखाया होगा। बोलो हाँ या ना? 18-19 का ओपनिंग स्टॉक भी कम दिखाया होगा। मैंने आपको क्या बता रखा है? ओपनिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस, और बता नहीं रखा है, समझाया है मैंने आपको पूरा उस वीडियो में, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं आपको याद करा रहा हूँ, आपको पता है मैं आपको कुछ याद नहीं कराता हूँ। सबकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, वो वीडियो जाके प्लीज़ देख लेना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, 18-19 में आपने क्या किया? आपका ओपनिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यू कर दिया। ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको क्या बोला? एक तरीके से आप एक्सपेंस मानो, क्योंकि कहाँ लिखते हो? डेबिट साइड पे लिखते हो। आपने अपना एक्सपेंस कम दिखाया। 18-19 में आपने अपना एक्सपेंस कम दिखाया। एक्सपेंस कम दिखाने का मतलब है कि प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाना। अगर आपने खर्चे कम दिखा रहे हो, अपने खर्चे कम दिखाओगे तो प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा। यस और नो? ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को कम कर दोगे। बिल्कुल सही, राइट। लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक।
नेक्स्ट ईयर में आप क्या करोगे 50,000 माइनस कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद और कुछ है? हाँ जी बिल्कुल है। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन वाली एडजस्टमेंट आपको याद होनी चाहिए। टू पार्टनर्स वाज टू बी कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ 40,000 फॉर पार्टनर्स वाज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी चीज समझा रखी है। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जिसका एक स्पेसिफिक ईयर गिवन नहीं है कि ये एडजस्टमेंट आपको इस साल से करनी है, इसका मतलब सिंपल होता है कि वो एडजस्टमेंट आपको हर साल से करनी है। क्या करनी है? एवरी ईयर आपको वो एडजस्टमेंट करनी है। ये 40,000 की रेम्यूनरेशन आपने कंसिडर नहीं कर रखी है। अगर आपको वो ये बोल रहे हैं कि आपको कंसिडर करनी है, इसका मतलब क्या है कि आपने अभी कंसिडर नहीं करी है। तो आपको रेम्यूनरेशन क्या करना होता है? प्रॉफिट में से माइनस। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। जो पार्टनर्स को आपको क्या देनी है? एक तरीके से सैलरी देनी है। ठीक है, हाँ जी, जो सैलरी आपको देनी है टोटल कितनी है? 40,000 रुपीज़ आपको बोला गया है कि 40,000 रुपीज़ की सैलरी आपको पार्टनर्स को देनी है। कोई साल दिया है? नहीं। तो आपको क्या करना होता है? हर साल में से माइनस करनी होती है। बस यहाँ आप लिख सकते हो लेस रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। 40,000 है, हर साल में से 40,000 माइनस। ये हमारा पहला साल आ गया। ईयर कहाँ गुम हो गए भाई? ये रहा 40,000 माइनस। बस और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं। तो मैंने आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स भी करा दिए और सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करा दिए। यस और नो? सारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकाल लोगे? आपका निकल जाएगा क्या? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। प्लस माइनस करके आपका क्या निकल जाएगा? ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो एक एक करके फटाफट से निकालते हैं और आंसर को सॉल्व करते हैं। देखो 1,25,000 माइनस 40,000 85,000। ये कितना आ रहा है आपका? 85,000। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 1,40,000 माइनस 40। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत मुझे है नहीं। 1,20,000 माइनस 40 80। तो पहले के 3 सालों में बस एक ही एडजस्टमेंट थी। उसके बाद आते हैं 17-18 में, राइट? तो 17-18 में है कैलकुलेशन, जरा उसको फटाफट से करते हैं। देखो 55,000 प्लस 1,00,000 माइनस 15,000 प्लस 50,000 माइनस 40 1,50,000। ये आपका कितना आ गया? 1,50,000। इसी में थी सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स, है ना? और उसके बाद लास्ट ईयर जो आपका है 257,000 माइनस 17,000 और माइनस 50 और माइनस 40। ये आ गया आपका कितना? 1,50,000। ये भी कितना आ रहा है? 1,50,000 आ रहा है। वेरी गुड, राइट? ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने निकाल लिया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये आपके क्या है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमने कुछ भी अलग नहीं किया है। जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में किया था बिल्कुल वैसे किया है। इसको निकालने के बाद जो आपके प्रॉफिट्स आए हैं, अब आपको क्या करना है? वेट्स असाइन करने हैं। क्या करने हैं? वेट्स। और आपको बोला गया था क्वेश्चन में, देखो देखो देखो, बोला गया क्या? बोला गया कि वेट असाइन करने हैं 1 to 5 और बिगिनिंग से शुरू होना है। तो मतलब 1 2 3 4 5, राइट? तो ये ध्यान रखना, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट आता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, उस पे वेट असाइन होने हैं एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालोगे? वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट निकालना तो आसान है, जल्दी से निकालते हैं। ये तो 85,000 ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। ओके, देन दिस इज 2,40,000। ये आ गया 6 लाख और ये आ गया 750। ठीक है, कितना आ गया? 750। बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, आ गया। ओके, इसके बाद क्या करना है? बस अब तो हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? कि जो भी आपका वेटेड प्रॉफिट है, इन सबको आपको क्या करना है? इन सबको आपको ऐड करना है। 85,000 प्लस 2 लाख प्लस 240 प्लस 6 लाख प्लस 750, मेरा आ रहा है 18,75,000। ओके, और डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ ईयर से नहीं करना है, वेट्स का जो सम आएगा उससे। 5 + 4 9 3 12 2 14 15। ये आ गया आपका कितना? ये आ गया 1,25,000। मेरा कितना आ रहा है? 1,25,000। आई होप आपका भी यही आ रहा होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। गुडविल भी निकाल लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सबको खत्म करते हैं। देखो गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,25,000। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा था, कितना था? 3 ईयर्स परचेज। देखो देखो कितना है? 3 ईयर्स परचेज। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये कितना आ जाएगा? आई गेस 3,75,000, है ना? सो दिस इज योर गुडविल, राइट? ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट जो आपका है ना, वो है एवरेज प्रॉफिट निकालने का।
एडजस्टमेंट्स करने का, बाकी तो बस वेट से मल्टीप्लाई करने वाला खेल है। येस और नो। तो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन भी करा दिया जिसमें एडजस्टमेंट्स नहीं थी, और मैंने आपको एक अच्छा खासा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी करा दिया है। आई होप आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। सिंपल भी कर लिया, वेटेड भी कर लिया। अब बच गया सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह, आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी मैं नोट्स अपलोड करता रहता हूँ। कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स आप जरूर पूछ लेना, और अगर कोई भी डाउट नहीं है, मज़ा आ गया समझने में, तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? बस ऐसे ही पूरा सिलेबस आपको समझ में आएगा। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके वो जो घंटी दिख रही है बेल, उसको ज़रूर दबा देना, ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट जब भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।